Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you're welcome back my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो रिलेटेड होंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग के। इससे पहले हम काफ़ी MCQs डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का 11th सेशन होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और साथ में जितने भी MCQ जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Very first question is in front of you. Which of the following is not shown on the liability side of a balance sheet of a company? I am repeating the question. Question is asking, इनमें से कौन सा है जो कंपनी की लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो नहीं होता? अथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड, पेड अप या रिजर्व कैपिटल? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी रिजर्व कैपिटल होती है उसको हम कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो नहीं करते। रिजर्व कैपिटल वो अमाउंट होती है, ये वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है जो केवल कंपनी जब डिसॉल्व होती है, लिक्विडेट होती है, केवल तभी मंगवाई जाती है। ठीक है, इसको कॉल नहीं किया जाता। तो हम थोड़ा सा इसके क्रक्स देख लेते हैं। देखिए, अथोराइज्ड एक पूरा पूल होता है, राइट। जैसे कि मतलब एक लाइफ टाइम में एक कंपनी कितनी इशू कर सकती है, ठीक, कितना शेयर इशू कर सकती है, वो क्या होती है? अथोराइज्ड। उसके बाद करते हैं इशूड कैपिटल। इशूड अथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको एक कंपनी इशू करती है। सब्सक्राइब वो पार्ट होता है जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर है या पब्लिक है वो एक्सेप्ट करते हैं। कोल्ड अप, कंपनी कितना मंगवाती है, शेयर कैपिटल जिसको कहते हैं। इसके बाद पेड अप, अब शेयर होल्डर ने जो कोल्ड अप मनी थी उस पर कितना पे किया, वो आपका पेड अप कैपिटल होता है। और इसी पेड अप पर ही एक कंपनी डिविडेंड पे करती है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होता है? एक पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, या फिर हम इसको कहते हैं अनकोल्ड कैपिटल, which will not be called up until and unless the company goes into liquidation. इसको तब तक नहीं मंगवाते जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड। पेनल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी। क्वेश्चन इज आस्किंग, अगर कोई कंपनी है एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं कर रही है तो उस पर मतलब टाइम कितना होता है? 60 डेज़ का, कि आपको 60 डेज़ आपने अगर शेयर होल्डर को जो सब्सक्राइबर था उसको अगर आपने अलॉट नहीं किया शेयर, तो आपको उसकी रिफंड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन मनी, जिसका टाइम होता है 60 डेज़। ठीक है, तो वो कितना पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर कंपनी रिफंड नहीं करती है टाइमली? दैट इज़ द 12%। मतलब जो एप्लीकेशन मनी होगी उसके ऊपर उसको 12% का पेनल्टी देनी पड़ेगी, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। इट इज रियली गुड क्वेश्चन। द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू of shares should not exceed dash percentage of the nominal value of shares. Okay, I'm repeating the question. इसमें पूछ रहा है रेट ऑफ डिस्काउंट, वो रेट ऑफ डिस्काउंट मान लीजिए कंपनी है वो अपने शेयर को कैसे इशू कर सकती है, या तो उसको पार पे करेगी, है ना, या उसको प्रीमियम पे करेगी, या उसको डिस्काउंट पे करेगी। गुड, तो पार पे तो नो प्रॉब्लम। अगर इन केस उसको डिस्काउंट पे इशू करना पड़ रहा है अपना शेयर पे, तो वो कह रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि कितना मैक्सिमम कितना परसेंटेज वो इशू कर सकती है डिस्काउंट पर, मतलब मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम है 10%। ओके, थोड़ा सा क्रक्स देख लेते हैं इसका। The issue at the discount is authorized by regulation passed by the company. अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है डिस्काउंट पर, तो एक रेजुलेशन पास होगा किसके अंदर? जनरल मीटिंग में। ओके, और मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 10%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ। ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट इशू। इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो पब्लिक कंपनी है वो कौन से शेयर है इशू नहीं कर सकती है? नोट इशू। तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि इक्विटी शेयर्स यस इशू कर सकती है, डेफर्ड शेयर नेवर, प्रेफरेंस शेयर्स
यस, एंड राइट शेयर्स, यस। नाउ द क्वेश्चन इज डेफर्ड शेयर्स होते क्या हैं? ओके, हम देखते हैं कि जो डेफर्ड शेयर थे, आज के टाइम में तो नहीं होते हैं इशू, लेकिन कुछ कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज जो आज भी इशू कर लेती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज है उसके अंदर ये इशू नहीं होते हैं। ये इसमें क्या होता था, जो कंपनीज के जो प्रमोटर्स थे, फाउंडर थे, केवल उन्हीं को ही ये जो डेफर्ड शेयर्स थे दिए जाते थे। कब दिए जाते थे? इन द फॉर्मिंग द कंपनी, क्योंकि वो फॉर्म करते थे कंपनी को, दैट इज वाई। अब द होल्डर ऑफ डेफर्ड शेयर कैरीज अ राइट टू डिविडेंड आफ्टर अ रेट ऑफ डिविडेंड वॉज पेड टू प्रिफरेंस एंड इक्विटी शेयर। इसमें कह रहा है कि जो डेफर्ड के ऊपर, जो डेफर्ड शेयर पे जो डिविडेंड मिलता था किसी प्रोमोटर को या ओनर को, तो उसके ऊपर क्या होता था कि उसको केवल तभी डिविडेंड मिलता था जब प्रिफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स को ऑलरेडी पे करने के बाद जो बचा था तो उसमें से ही उसको डिविडेंड मिलता था। ओके, एंड नेक्स्ट क्रक्स है, इशू ऑफ दीज शेयर्स इज प्रोहिबिटेड ऑन पब्लिक कंपनीज। जब कंपनीज एक्ट 1956 आया था तो इसको प्रोहिबिटेड कर दिया किसके अंदर? पब्लिक कंपनीज में, कि जो आफ्टर पासिंग द कंपनीज एक्ट 1956 इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, इसको रोक दिया गया, अब ये इशू नहीं होते हैं। I hope you understood it. Let's move to next question, that is fifth. Those preference shares which do not carry the right of share in excess profit are known as preference share. आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा प्रिफरेंस शेयर है जो कैरी नहीं करता, को क्या चीज़? राइट, उसका हक नहीं है अगर कंपनी के पास एक्सेस में प्रॉफिट बच जाता है उसको पाने का। किसको हक नहीं होते? कौन सा है वो? इरिडीमेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, या नॉन कन्वर्टिबल, या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए, एक पार्टिसिपेटिंग होता है, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। सो दैट जो आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है उसको राइट नहीं होता कि इसको क्या होता है, फिक्स रेट होता है, डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं है कि इन केस एक्सेस में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है और अगर उनके पास, कंपनी के पास बच गया तो किसके पास जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाता है, या फिर उसके बाद इक्विटी के पास। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास वो एक्सेस प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता एज ए डिविडेंड। ओके, थोड़े से हम देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बता दिया पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए, पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? एंटाइटल नोट ओनली टू फिक्स रेट, इसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही मिलता है। साथ में अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को सरप्लस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बचती है तो उसका भी जो डिविडेंड है, पार्ट है, शेयर है, वो प्रिफरेंस शेयर को होल्डर हो, पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर होल्डर है, उनको मिलता है। लेकिन बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर की, तो वो एंटाइटल नहीं होते, वो केवल उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब है कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल वो होंगे जिनको राइट होगा कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, वो प्रिफरेंस शेयर जिनको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टिबल जिनको राइट नहीं होता है, जिनको राइट मतलब जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसके अंदर? कन्वर्टिबल या फिर इक्विटी शेयर्स में। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको अगर इन केस किसी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड नहीं मिला तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर उनको मिल जाएगा। मतलब जो एरियर्स रह गया वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है, उनको नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंटली ईयर में उनको मिल जाता है। इसके बाद करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव की। नॉन क्यूमुलेटिव वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको अगर जो उनका पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट भी जो उनका सब्सिक्वेंट ईयर होगा उसके अंदर भी उसके अंदर एडअप नहीं होगा, मीन्स क्यूमुलेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट कैरिड एज अ एरियर्स, इनको एरियर्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब भाई देखो, आज के टाइम में हम ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू किए जाते हैं, इरिडीमेबल तो अब अलाउड नहीं है। ओके, बात करें
On such preference shares, amount is refunded in accordance with section जो आपका 55 है कंपनीज एक्ट 2013। इसके अकॉर्डिंग ओनली रिडीमेबल ही, मतलब एक अमाउंट जो एक प्रिफरेंस शेयर होल्डर ने लगा दिया उसको एक मैच्योरिटी टाइम के बाद वो रिफंड हो जाता है, उनको क्या कहते हैं, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर। इरेडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो जिनको कंपनी अपनी लाइफ टाइम तक उनको रिडीम नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन 6, ऑन forfeiture of share which of the following account is credited with the amount of money already received on such shares। okay, I am repeating the question again। एक ऐसा forfeiture शेयर जिसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है फोरफिट कर रही है अपने शेयर्स को, ओके, तो कौन सा जो उसके अंदर ऑलरेडी उसको मनी मिली है, जिन शेयर को कंपनी फोरफिट कर रही है उसके ऊपर कुछ अमाउंट तो मिला होगा शेयर होल्डर से, ठीक है, तो जिनके ऊपर ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका तो उसको किससे क्रेडिट करेंगे ये पूछ रहा है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट से, शेयर कैपिटल अकाउंट से, अनपेड कॉल्स अकाउंट से, या फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट से। माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए कंपनी क्या करती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट ओपन करती है। अगर कंपनी को कुछ अमाउंट, क्योंकि अमाउंट तो ऑब्वियस सी बात उसको मिला है, कोई कॉल की नहीं, मान ली किसी एप्लीकेशन पे या फिर किसी कॉल पे अगर उसको रिसीव नहीं हुआ लेकिन कुछ अमाउंट तो ज़रूर मिला होता है, ठीक है, तो उस पर क्या करती है वो, उस जो ऑलरेडी मिला है उसको किस में डाल देती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से उसको क्रेडिट कर देती है। नेक्स्ट इज 7, द डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। अगर मान लीजिए कंपनी रीइशू कर रही है फोरफिटेड शेयर्स को, उसके ऊपर, और वो कर रही है डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट दे रही है, एक कंपनी फोरफिटेड शेयर को रीइशू कर रही है डिस्काउंट पर, तो इसमें कह रहा है जो डिस्काउंट होगा वो किससे डेबिट होगा, शेयर कैपिटल से, शेयर फोरफिटेड से, बैंक अकाउंट से, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, जब एक कंपनी कैंसिल करती है तो उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देती है, तो उसमें क्या करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ओके। लेकिन जब उनको रीइशू करती है तो अगेन शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, आपकी क्रेडिट हो जाती है, और डेबिट क्या होगी, बैंक में वो जो अमाउंट आती है एक शेयर होल्डर पे करता है, और जो आपकी शेयर फोरफिटेड वो होगा जिसके अंदर उन्होंने डिस्काउंट दिया वो भी डेबिट होगा। और इसके अलावा अगर आप वो जो करेगा क्रेडिट किसको करेगा, शेयर कैपिटल को, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने एंट्री है। जब फोरफिट किया जाता है शेयर को, रीइशू किया जाता है ऑन डिस्काउंट पर, फोरफिटेड शेयर को रीइशू किया जाता है डिस्काउंट पर, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में वो अमाउंट रिसीव जो रीइशू पर जो इशू रिसीव हुआ अमाउंट वो, और शेयर फोरफिटेड में जो इस अमाउंट पर जो डिस्काउंट दिया हमने वो अमाउंट, और जो आपका शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट चला जाएगा, पेड अप अमाउंट, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ द प्रीफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मान लीजिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ द प्रीफरेंस शेयर है, उनको रिडीम कर रहे हो, और किस पर कर रहे हो, प्रीमियम पर कर रहे हो, तो वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप प्रीमियम दे रहे हो वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, जनरल रिजर्व से, बोथ 1 और 2, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर। एक कंपनी जब शेयर्स को रिडीम करती है किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम कहाँ से पे करेगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रॉफिट से, या तो उसने शेयर, अगर मान ली उसके कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है जिसको इशू किया है शेयर्स प्रीमियम के ऊपर, और उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन कर रखा, तो उसका अमाउंट भी वो अगर रिडीम कर रही है तो उस पर दे सकती है, या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट से उनके प्रॉफिट का भी हिस्सा वो किस में दे सकती है, प्रीमियम पे दे सकती है, अगर प्रीफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, एट प्रेजेंट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन नॉट इशू प्रीफरेंस शेयर। क्वेश्चन इज आस्किंग, कंपनी कौन सा प्रीफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, कि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है,
आज के टाइम में लिमिटेड बाय शेयर कंपनी कौन सा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है? रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल या फिर नन ऑफ दिस। तो माय डिफरेंस मैंने पहले बताया था, एक कंपनी है, कोई भी जो लिमिटेड बाय शेयर है वो इरिडीमेबल शेयर इशू नहीं कर सकती। इरिडीमेबल मीन्स उनको लाइफ टाइम तक कभी भी अमाउंट को रिफंड नहीं करती है। तो उसको आज के टाइम में क्या होता है, ओनली रिडीमेबल, कि उनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद उनको उनके अमाउंट को रिफंड कर दिया जाता है, किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर को अगर आप रिडीम करते हो तो उसके लिए क्या करना, कौन सा रिजर्व एक कंपनी क्रिएट करती है, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कहता है जो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना रहे हो कहाँ से क्रिएट करोगे, कहाँ से पैसा डालोगे उसके अंदर? डिविडेंड से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट। सो माय डिफरेंस इसका राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज विदाउट एनी डाउट। इसके कुछ क्रक्स देख लेते हैं। When a company proposes to redeem the preference shares out of the profit, it transfer an amount equal to nominal value of the redeemable preference share to the capital redemption reserve account out of the profit of the company। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से वो किस में क्या कौन एक जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेती है और जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको रिडीम कर देती है। गॉट इट? ओके, I think this is clear. Question number 11, buyback of shares should not exceed dash of paid up capital and free reserve of the company. I am repeating the question. कंपनी है, बायबैक करती है, ठीक, अपने ही शेयर को मार्केट से वापस बाय कर लेती है, तो कह रहे जो एक लिमिट भी तो होनी चाहिए कि भाई कितना बायबैक कर सकती है कंपनी। तो कह रहा वो किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, डैश ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सबसे पहले भी पता है जो फुल्ली पेड अप होते हैं केवल उन्हीं को ही बायबैक कर सकती है। तो कह रहा किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, 50% से, 10% से, 5 से या 25% से। तो राइट ऑप्शन होगा उसका माई डिफरेंस 25। थोड़े क्रैक्स हैं आपके सामने, क्रैक्स को देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन गाइडलाइन विच कंपनीज रिक्वायर्ड टू फॉलो फॉर बायबैक। कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। फर्स्ट है आपके सामने, द बायबैक शुड बी अथोराइज्ड बाय आर्टिकल। सबसे पहले जो बायबैक करते हो अथोराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल में। बायबैक शुड बी पास्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन निकलता है, केवल तभी आप वहाँ पे अलाउ हो जाता है रेजोल्यूशन, तब आप बायबैक कर सकते हो। और वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 20% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। फोर्थ है आपके सामने, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी बायबैक। डेफिनेटली कंपनी केवल फुल्ली पेड अप शेयर होती है उन्हीं को बायबैक करती है। और ये जो प्रोसेस होता है कंप्लीट हो जाना चाहिए 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेजुलेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट, एवरीथिंग इज क्लियर। Let's move to next question, that is 12. When an existing company takes over the business of one or more existing company, it is called. Okay, I am repeating the question. एक existing company है, टेक ओवर कर लेती किसी दूसरे बिजनेस को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, उसको क्या कहते हैं? अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अमलगमेशन क्या होता है, जब ए कंपनी है बी कंपनी है, ओके, ये क्या करती है, दोनों एग्जिस्टिंग है, ओके, और ये दोनों मिलकर काम करना चाहती हैं और कहती है दोनों मिलकर हम ए बी बन जाते हैं, तो वो क्या होगी, अमलगमेशन। जब ए और बी मिलकर कोई थर्ड कंपनी बन जाते, थर्ड नेम से कंपनी बना लेती हैं, उसको क्या कहते हैं, अमलगमेशन। दोनों मिलकर काम कर रही हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है, वाई कंपनी है बड़ी कंपनी, वो छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ही है। इसमें क्या है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर लेती है बिजनेस किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी का, तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन केस कोई कंपनी लॉस में जा रही है, तो उसकी वजह से वो क्या करती है, अपने जो इंटरनली एक ओनली केवल इसमें केवल इन्वॉल्व होती है केवल एक ही कंपनी, ठीक है, वो अपने अंदर ही चेंज करती है, तो इसको कहते हैं खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
एक्सटर्नल में 2 कंपनी होती है, एक कंपनी डिसोल्व होती है और सेकंड में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर उस स्पेशल इसको डिसोल्व करने के लिए ही किसी सेकंड कंपनी को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज एब्जॉर्प्शन। आई होपफुली इट इज क्लियर नाउ। 13 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इज गिवन इन, रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूर आने चाहिए, ओके। तो इसमें कह रहा है जो अमलगमेशन है उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमलगमेशन के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जिसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब बात करते हैं 16 की। 16 किससे रिलेटेड है, वो है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट कौन सी होती है आपकी, मान लीजिए बाहर से आप पैसा उठा रहे हो तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे, एक फिक्स रेट दोगे, राइट। तो क्या कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 वो रिलेटेड है आपका, डील करता है अर्निंग पर शेयर्स में। इसके बाद जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, ओके। Next question is 14. Which of the following is considered as an asset while calculating purchase consideration? Question is asking कि कौन सा इसमें कौन सा है, कौन सी एसेट को कंसिडर किया जाता है जब एक कंपनी अगर यूज़ कर रही है परचेज कंसिडरेशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है या मतलब हाँ बाय कर रही है, तो क्या करेगी, परचेज कंसिडरेशन मतलब उसको परचेज करेगी, क्या करेगी उसके लिए, उसकी जो एसेट होंगी उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से उसकी लायबिलिटी डिडक्ट कर देगी, तो उसकी परचेज कंसिडरेशन डेफिनेटली आ जाएगी। तो उसके अंदर गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये सभी उसकी क्या होंगी, एसेट होंगी जिनको इंक्लूड करेगा और इसके अंदर से जो डिडक्ट कर देगा लायबिलिटीज़ को। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसमें यही मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई मतलब लैंग्वेज में लिख रखा है कि ये परचेज कंसिडरेशन मेथड क्या होता है, कैलकुलेट करता है बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरियस एसेट टेक ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी जो टेक ओवर करती है जितनी भी एसेट उनकी वैल्यू से जो लायबिलिटीज़ होती है उनसे डिडक्ट कर देती है, परचेज कंसिडरेशन आपका कैलकुलेट हो जाता है, ओके। क्वेश्चन 15 दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग account is debited when statutory reserve of the transferor company is taken over by the transferee company. Question is asking, जब एक ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट में डेबिट क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, और ये टेक ओवर किसके द्वारा की जा रही है, ट्रांसफरी कंपनी से, ओके। तो कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट होगा व्हेन स्टैट्यूटरी रिजर्व है दिखाई दे रहा है ट्रांसफर कंपनी में। तो माय डियर फ्रेंड्स इसके लिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जब स्टैट्यूटरी रिजर्व अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट किसके, ट्रांसफर कंपनी कौन सी होती है, जिसको खरीदा जा रहा है, जो सेल हो रही है, वो कौन खरीद रहा है, ट्रांसफरी कंपनी उसको खरीद रही है, ठीक है। तो इसके बैलेंस शीट में अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व अपीयर हो रहे हैं और ये किस में जाएंगे, अब ये कहाँ दिखाई देंगे, डेफिनेटली ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स उसके अंदर भी दिखाई देंगे। इसके लिए जो ट्रांसफरी कंपनी है वो एक अकाउंट ओपन करती है जिसको कहते हैं हम लोग अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये क्या कर देती है, इसको तो डेबिट कर देगी और क्या करेगी, क्रेडिट किससे कर देगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट से, ओके। मतलब अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू statutory reserve account credit, got it? I hope you understood. So right option क्या होगा, amalgamation adjustment account। इसके लिए अगर क्वेश्चन कह रहा है अगर statutory reserve हैं किसी ट्रांसफर कंपनी के, तो उसके लिए जो कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी है वो amalgamation adjustment account बनाती है, क्रिएट करती है। I hope you understood it undoubtedly, okay। क्वेश्चन 16 दैट इज होमवर्क फॉर यू। आपको इसका आंसर मुझे बताना होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप ये आंसर नहीं दे पाते हो तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए,
अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और अगर आप रियली वांट टू एंश्योर योर सिलेक्शन, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही इम्पोर्टेंट है कि आप आज से ही स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन को। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। 16, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्ट केम इनटू इफेक्ट। जो हमारी IRDA एक्ट आया था, वो किसके लिए आया था? IRDA एक्ट आया था जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए। ओके, ये कह रहे हैं ये IRDA एक्ट एक्चुअली आया कब था, कब इफेक्ट में आया था? 2001 में, 2004 में, 1990 में या फिर 1999 में? ये आपका क्वेश्चन होगा और इसका आंसर प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ all about today. I just hope you like the video. Thank you so much for watching. Good luck. Goodbye.